हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप का ध्यान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी सारे देश में कहीं भी है, अगर उस पर कब्जा हो गया तो किस तरह से हम उसे छुड़वा सकते हैं। दोस्तों, कब्जे के बारे में हम बात करेंगे आज। कब्जा छुड़वाने का तरीका बताने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा ही ना हो पाए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अगर आप एग्रीकल्चर लैंड ले रहे हैं सारे देश के किसी भी कोने में, सबसे पहले आप उसकी रजिस्ट्री करवाएंगे। रजिस्ट्री करवाने के बाद बहुत से आदमी मैंने ऐसे देखे हैं, रजिस्ट्री करवाने के बाद वो इंतकाल दर्ज नहीं करवाते। इंतकाल दर्ज करवाना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मालिकाना हक आपके पास एग्रीकल्चर लैंड का तभी आएगा जब आप इंतकाल दर्ज करवाओगे। हरियाणा और पंजाब में इसको इंतकाल बोलते हैं, और कुछ स्टेटों में इसको दाखिल खारिज बोलते हैं, और अलग अलग स्टेटों में अलग अलग इसका नाम है। इसका मतलब यह है कि इसको इंग्लिश में म्यूटेशन भी बोलते हैं, लेकिन इसका असली मतलब इसका ये है कि जो रेवेन्यू का रिकॉर्ड है, आपने रजिस्ट्री करवा ली, जिस डिस्ट्रिक्ट में तहसील में आपने रजिस्ट्री कराई, वहां का एक रेवेन्यू रिकॉर्ड है, उस रेवेन्यू के रिकॉर्ड में आपका नाम ट्रांसफर हो जाएगा, उसको इंतकाल बोलते हैं। तो मालिकाना हक आपका आपके पास पूरा आ जाएगा। दूसरी बात, आपने एग्रीकल्चर लैंड लिया, उसकी पैमाइश करवाइए, कितने किले आपने खरीदे हैं, वो उतने मौके पे हैं कि नहीं, तो उसकी पैमाइश करवाइए। उसकी गर्दौरी अगर दुरुस्त नहीं है तो उसको तुरंत प्रभाव से गर्दौरी को दुरुस्त करवाइए। और सबसे बड़ी बात, उसका कब्जा लीजिए। जब तक आप कब्जा नहीं लोगे, आप कितने ही मालिक बन जाओ, आप पूरे मालिक नहीं माने जाओगे। और एक सबसे बड़ी ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिससे आप जमीन एग्रीकल्चर लैंड खरीद रहे हैं, उसको वो दोबारा उसको बोने पे ना दे। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि वो आदमी सोचेगा, यार मेरी तो पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन मेरी चली आ रही है, तो मेरी है। उससे आप कब्जा छुटवा लें और उसके किसी यार प्यारे रिश्तेदार को भी बोने पे ना दे जिससे आपने खरीद दिया है। किसी अननोन आदमी को दे दें, या आप उसको खुद से बोए, या किसी भी अननोन आदमी को ठेके पे दामों पे उसको दे सकते हैं। अब आपने कोई मान लो कोई फ्लैट लिया, मकान लिया, दुकान ली, सारे देश में कहीं भी, उसमें आपको क्या ध्यान रखना है। जैसे आपने रजिस्ट्री करवा ली, फॉर एग्जांपल आपने हरियाणा में ली, आपने हुड्डा की कोई प्रॉपर्टी ली, हाउसिंग की कोई बोर्ड की कोई प्रॉपर्टी ली, या किसी प्राइवेट बिल्डर की, कॉलोनाइजर की किसी की लिया, तो आपको क्या करना, हुड्डा में, हाउसिंग बोर्ड में अपना नाम ट्रांसफर करवाना है रजिस्ट्री करवाने के बाद। क्योंकि जो अथॉरिटी है जिसने उसको बसाया है, वहां पे भी आपका नाम ट्रांसफर होना जरूरी है। यहाँ पर बहुत आदमी लापरवाही करते हैं, उसकी वजह से कब्जा होने का आपकी प्रॉपर्टी पे चांस ज्यादा है। और आप जो भी कॉलोनाइजर है, जैसे अंसल है, सीएसडी है, और भी बहुत से अलग अलग जगह अलग अलग नाम है इनके, आप रजिस्ट्री करवाने के बाद वहां पर अपना नाम ट्रांसफर करवा लीजिए। और आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इस टाइप की कोई प्रॉपर्टी है, तो आपको चीज एक और बड़ी सबसे मेन चीज ये ध्यान रखने के योग्य है कि आप बिजली, पानी, सीवरेज का नाम ट्रांसफर अपने नाम ट्रांसफर करवा लीजिए। वैसे तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब किस्मत खराब होती है तो आप अगर ऊंट पे भी बैठ जाओगे तो भी कुत्ता वहां पे काट लेता है। बजाय उससे बचने के, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने से, किसी से हाथ कब्जा से बचवाने के लिए, कोर्ट कचहरी, थाने, तहसील में जाने से बचने के लिए, आप बिजली, पानी, सीवरेज का अपने नाम कनेक्शन करवा लो, और टाइमली उसको साल में, 6 महीने में, 2 साल में उसको चेक करते रहे। आजकल तो ऑनलाइन भी चेक हो जाता है कि ये मेरे ही नाम से है या किसी ने इसको चेंज करवा लिया है। नगर निगम में, नगर पालिका में, जिस भी हद में आपकी वो प्रॉपर्टी है, वहां पे आप अपना टैक्स भरिए और टैक्स को अपने नाम से भरिए। और अगर आपने एग्रीकल्चर लैंड ली है तो उसकी 6 महीने में, साल में, 2 साल में आप उसकी जमीन की फर्द, जमाबंदी, अलग अलग जगह इसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं, वो आप निकलवाते रहिए, ताकि आपको पता रहे कि टाइटल मेरा पूरा क्लियर है। अब अगर इस तरीके से आपने प्रॉपर्टी खरीदी तो 99% चांस है कि आपकी प्रॉपर्टी दबेगी नहीं। फिर भी किसी कारण से अगर आपकी प्रॉपर्टी दब गई है तो आप तुरंत से उसके सिविल का कोर्ट में केस कीजिए उस आदमी के खिलाफ जिसने आपकी प्रॉपर्टी दाबी है। इसमें ध्यान रखने योग्य ये बात है, आपकी जब प्रॉपर्टी दब गई उससे 12 साल के अंदर अगर आपने उससे कोई पैसे का लेन देन नहीं किया, उससे कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया, आपने कोई उसके साथ एग्रीमेंट नहीं किया 11 महीने का, और 11 अगर आपने कोई रेंट पे कोई प्रॉपर्टी दिया
तो आप उसके साथ 11 महीने का एग्रीमेंट कीजिए। मैं ऐसा देखता हूं बहुत से आदमी 3-4 साल से पहले तो एक बार एग्रीमेंट कर लिया, उसके बाद लापरवाही करते हैं। 3-4-5 साल हो गए हैं, किसी को मकान दे वो उससे खाली करवा रहे हैं, ना एग्रीमेंट करवा रहे हैं, पैसे लेते हैं कैश उससे। वो गलत है, उसमें आपकी प्रॉपर्टी दबने का खतरा है। आप क्या कीजिए, 11 महीने के बाद दोबारा से एग्रीमेंट को रिन्यू करवाइए। जितने साल तक आप उसको देना चाहते हैं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत परेशानी कब आएगी, अगर आपने 12 साल तक अपनी प्रॉपर्टी पे मालिकाना अधिकार नहीं दिखाया, आप कोर्ट में नहीं गए, तो वो प्रॉपर्टी जिसका उस पे कब्जा है वो प्रॉपर्टी उसकी हो सकती है, उसको उसका मालिकाना हक मिल सकता है। इसमें देखने योग्य सबसे जरूरी एक बात हो रहा है, जो आप प्रॉपर्टी का आपकी दब गई है, आप उस पर केस करना चाहते हैं, उसमें आपको यह देखना है कि आपके नाम टाइटल पूरा क्लियर होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का, तब वो आपका केस स्ट्रॉन्ग कुछ होगा। अगर वो 2 आदमियों के नाम है या 2 से अधिक आदमियों के नाम है तो आपका टाइटल एक तो क्लियर नहीं हो पाएगा और आपको उसका कब्जा कोर्ट से भी नहीं मिलेगा। और आपने 12 साल अगर नहीं करे तो मालिकाना हक उसी आदमी के पास जो आपका किराएदार है या जिसने वो प्रॉपर्टी दाबी हुई है, वो उसका मालिकाना हक ले सकता है, वो मालिक उसका बन सकता है। तो इस तरह से आप अपनी प्रॉपर्टी का बचाव कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप ऐसे ही मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।